हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपको जो लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री दी गई है कक्षा 7 हिंदी की। इससे कि पहले मैंने 24 तक के पेज नंबर 24 तक के जो भी आपकी सॉल्यूशन है हिंदी का, उसको मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है, अपलोड भी कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है बच्चों, कक्षा 7 आगे का पेज नंबर 25 से। पेज नंबर 25 लर्निंग आउटकम्स H615, ठीक है। श्रम की महिमा पाठ का नाम है। कक्षा आपको 6 में दिया गया है। आप कक्षा 7 में है लेकिन कक्षा 6 का है, क्योंकि जो आपका गैप्स हो गया था उसी को भरने के लिए आपको ये बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं, ठीक है। श्रम की महिमा, आई होप कि आपने एक कविता पढ़ ली होगी। इसी कविता के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलिए चलते हैं, उनको सॉल्यूशन को देखते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई कविता के आधार पर आप निम्न कार्य किस कला के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, जो कागज बनाना, जैसे कपड़ा बनाना है तो वो वस्त्र कला के अंदर आएगा। कागज पर लिखना हस्तकला या फिर लेखन कला के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला है, धरती में बीज गाड़ना, तो ये कृषि के अंतर्गत आएगा। सूत कातना हस्तकला और चप्पल बनाना भी हस्तकला के अंतर्गत आएगा। अभ्यास क्रमांक 2 में, प्राचीन काल में निम्नलिखित कला को करने वाले कलाकारों को किस नाम से जाना जाता था। तो काष्ठ कला को करने वाला, तो इधर तो कुछ लिखा नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, वस्त्र निर्माण करने वाला जुलाहा, खेती करने वाला कृषक या किसान, सोने के आभूषण बनाने वाला सुनार कहा जाता था। इसके बाद आपको एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो मैंने लिखा है, गांधी जी चरखी के साथ सूत कात रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर पर चलते हैं। अगला है, चित्र में दिए गए महापुरुष को क्या नाम है ना। तो महात्मा गांधी है, वे अपने जो है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। दिए गए चित्र में महात्मा जी क्या कर रहे हैं, तो चरखा चला रहे हैं, ठीक है। इजीली आंसर आप इजीली भर सकते हैं। कते हुए सूत से क्या क्या बनाया जाता है। तो बच्चों, कते हुए सूत से वस्त्र, धागा और कंबल जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। वस्त्र, धागा और कंबल। अभ्यास क्रमांक 4 है, निम्नलिखित कलाओं में से किसी एक पर 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, मैंने 10 वाक्य इस तो लिखे हैं, आप इनको भी नोट कर लें। देखो, खेतीबाड़ी मेहनत का काम है, मैंने खेतीबाड़ी पर लिखे हैं 10 वाक्य, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं। किसान होना गर्व की बात है। किसान खेतों में सबसे पहले मिट्टी की तैयार करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, बीजारोपण और उर्वरक डालते हैं, खरपतवार साफ करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं, फसल पकने पर उसकी कटाई करते हैं, फसल के बीजों को भूसों से अलग करते हैं, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। 10वां पॉइंट आपका ये हो गया। चलते हैं पेज नंबर 28 पर। बच्चों, पेज नंबर 28 पर जो है आपको दिया गया पाठ क्रमांक 16, श्रम की महिमा, ठीक है। तो श्रम की महिमा के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इधर आप लोगों को सर्वनाम के बारे में दिए गए हैं। संज्ञा के बदले पर बोलने जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। और पुरुषवाचक सर्वनाम निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, मैं चलता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर पर। अभ्यास क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो सर्वनाम इसमें से कौन कौन से हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को तो संज्ञा बोलते हैं, बाकी जो बचेंगे वो सर्वनाम हो जाएंगी। तो वह, मैं, कौन, यह, जो, सु, ये सब जो है यहाँ पर सर्वनाम की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित सर्वनाम कहाँ प्रयुक्त होते हैं, मतलब इनके कहाँ उपयोग होता है, ये बताना है। पहला, जैसे आपको दिया गया प्रश्नवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। तो बच्चों, आपको देखो इसमें दिया गया है, तो इसी के अनुसार आप भर दें। सबसे पहले आपको दिया गया था जैसे पुरुषवाचक, तो आपको ये भरा भर देना है उसमें, ठीक है। यह कहाँ बदल। फिर आपको दिया गया था निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक। तो प्रयोग आपको ये दिए गए हैं, इसी में से आप जो भी देख लो वहाँ क्या दिया गया है, तो आप इसी में से इनको भर दें, ठीक है बच्चों। यही है आपके प्रयोग। अगला है, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए जो दी गई तालिका में ना आए हों। तो आपको 2-2 वाक्य लिखे। निजवाचक में, श्याम अपना घर बना रहा है, तुम स्वयं अपना काम करो। निश्चयवाचक में, यह एक पेड़ है, वह मेरा भाई है। और प्रश्नवाचक में, तुम क्या कर रहे हो, वह कौन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 30 लर्निंग आउटकम 616, ठीक है। पाठ सामग्री दी गई है झांसी की रानी, ठीक है। तो झांसी की रानी कविता जो है, यह जो है अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता है, बहुत बढ़िया है। इसमें वीर गाथा का वर्णन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। तो दी गई कविता में किस घटना का वर्णन है। तो बच्चों, इस घटना में जो वर्णन है वो दी गई काव्य पंक्तियों में महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। पेज नंबर 31 कहा गया है कि झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों, झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह
झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। वे बहुत ही वीर, साहसी और देशभक्त महिला थी। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के अलावा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम लिखें। तो देखो, तात्या टोपे, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव और रानी अवंतीबाई। इसके अलावा भी आपको जो लिखना हो वो और आप लिख सकते हैं। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 व्याकरण में दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्द छांट कर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाकर लिए जाते हैं। जैसे जल है, अब जल का हम हिंदी में भी उपयोग कर देते हैं, बल्कि है वो संस्कृत शब्द। ठीक है, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। बाकी हिंदी के जो शब्द होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। शत्रु तत्सम है, मोह तद्भव है, कृपाण, मनुज और सौभाग्य जो है तत्सम है, बड़े, चिंता और पिता जो हैं आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में आप लोगों को अभ्यास क्रमांक 3 में आपको क्या दिया गया है कि जो आपको चित्र में दिख रहा है क्या क्या, वो उसका नाम लिखना है। तो देखो बच्चों, चित्र में मुझे रानी लक्ष्मीबाई, उनका घोड़ा, तलवार, सैनिक, अंग्रेज सिपाही और युद्ध का मैदान जो है दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे कहा गया है कि इनके ऊपर कम से कम आपको एक एक दो वाक्य लिखने हैं। तो देखो, 2 वाक्य लिखने हैं केवल। ठीक है, तो 2 वाक्य में पहला हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। और आज़ादी पर, तो आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरह से आप कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आपको लर्निंग आउटकम नहीं, मूल्यांकन नंबर 9 दिया गया है। आपको कक्षा 6 में व्याकरण परिवार पाठ 5 के अंतर्गत ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको पेज नंबर 33 में भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक में किसी इन्हीं के समूह का बोध होता है, व्यक्तियों के, वस्तुओं के और जातियों के नाम, स्थानों के। और भाववाचक संज्ञा में बच्चों उनके दोष, गुण, है ना, अच्छाई बुराई का हमें जो है क्या होता है पता चलता है। ये आपको उदाहरण दिए गए हैं। तो इसी के अनुसार जो प्रश्न बनेंगे पेज नंबर 34 पर वो इस प्रकार हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में आपसे कहा गया है कि आपको इनके छांट कर बताना है। व्यक्तिवाचक में तो राम आ जाएगा, भोपाल, सरिता और गाय, क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर के नाम को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में पशु और फल, क्योंकि ये जाति विशेष का बोध करा रहे हैं। ठीक है, फलों के अंदर सब कुछ आ जाता है। यदि बोला जाए आम, तो आम जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन फल बोला जाए तो वो जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक में डर, बुढ़ापा और प्रशंसा, ये जो भाव हैं, ठीक है, इंटेंजिबल हैं, छू नहीं सकते, ऐसी वस्तुएं हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा और उसके भेद बताएं। तो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, तो प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। राधिका ने चतुराई से काम लिया, तो राधिका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण व्यक्तिवाचक और लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। निम्नलिखित संज्ञा भेदों की एक वाक्य लिखिए। व्यक्तिवाचक में राम लिखता है, क्योंकि राम जो है व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में जानवर घास खाते हैं, तो जानवर एक जातिवाचक है। भाव, वह बहुत चतुर है, चतुरता एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, लर्निंग आउटकम 617 पाठ सामग्री पाठ 7, हम बीमार ही क्यों हों। ठीक है, तो एक निबंध के आधार पर लिखित है। देखो, यदि दी गई पाठ सामग्री स्वास्थ्य संबंधी समाचार का हिस्सा है तो आप निम्न बिंदुओं पर समाचार बताइए। संतुलित आहार पर हमें समाचार देना है, तो सुनिए। संतुलित आहार लेने से शरीर स्वस्थ होता है। संतुलित आहार लेने से शरीर स्वस्थ होता है। संतुलित आहार में से किसी भी एक या 2 तत्वों की कमी से शरीर रोगी हो सकता है। संतुलित आहार में गेहूं, दाल, घी, दही, दूध, सब्जियां होनी चाहिए। व्यायाम का क्या है कि व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली का बढ़ा देता है, मतलब एंटीबायोटिक रिलीज करता है, कई प्रकार की बीमारियों को रोकता है। ठीक है। अगला है नित्य स्नान। तो स्नान से पवित्रता आती है, इससे तनाव, थकान और दर्द मिटता है। 5 इंद्रियां पुष्ट होती हैं। यह आयुर्वेदक, बल बढ़ाने वाला और तेज प्रदान करने वाला है। अभ्यास क्रमांक 2 है, स्वयं की राय बताइए। इंटरनेट पर आपको अपनी स्वयं की राय देना है। तो इंटरनेट पर प्राप्त समाचार हमें नई नई खबरों से बांधे रखते हैं, पर कभी कभी इन पर प्राप्त समाचार गलत भी हो जाते हैं, तो हमें इनसे सावधान भी रहना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3 में आपको स्वयं की राय बताना है कि पत्रिकाओं में दी गई कहानियाँ, तो पत्रिकाओं में दी गई कहानियाँ हमें आनंदित, मनोरंजन और प्रेरणा देती हैं। विद्यालय में छात्रों को पत्रिकाएं दी जाती हैं जिससे वे अपनी पाठ कुशलता में निपुण हो सकें और अपना ज्ञान का वर्धन कर सकें।
ठीक है। विद्यालय में रेडियो का क्या उपयोग है? तो विद्यालय में रेडियो का उपयोग सूचना के शैक्षिक उद्योगों को साकार करने के लिए शिक्षा सूचना और आधुनिक रूपों को व्यक्त करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 में आपको समाचार पत्रों की कुछ कटिंग दी गई हैं। इन्हीं कटिंग के आधार पर आपको बताना है, जो आपकी पहली कटिंग है, पहली कटिंग के आधार पर बताना है कि समाचार पत्र का शीर्षक क्या है। तो बच्चों समाचार पत्र का शीर्षक है हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर टूटने का खतरा। और इसके समाचार बिंदु इस प्रकार हैं, आपको दिख रहे हैं। पर्यटन प्रभावित, परिवहन व्यवस्था ठप, संचार व्यवस्था ठप, प्रशासन का अलर्ट, ठीक है, हिमस्खलन की संभावना और सावधान रहिए। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38, ठीक है। समाचार पत्र 2 चित्र को देखकर आपको इनको भरना है। समाचार शीर्षक रोजाना हो रही मौतों के मामले में भारत टॉप 20 देशों से बाहर, इधर बाहर और लिख देना, ठीक है, से बाहर। अब समाचार बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखो समाचार बिंदु इस प्रकार हैं कि पिछले 24 घंटों में 77 लोगों की जान गई, कोरोना संक्रमण की दर घटी, महाराष्ट्र और गोवा राज्य अभी भी प्रभावित, और सरकार की शक्ति। ठीक है। समाचार पत्र तीसरे चित्र में आपको दिया गया है यूपी की एक तहसील से 33 लोग लापता। समाचार के मुख्य बिंदु इस प्रकार हो जाएंगे। उत्तराखंड त्रासदी, लापता लोगों की खोजबीन शुरू, एक परिवार के 5 लोग लापता, एनटीपीसी पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूर लापता। इस तरह से अब जो है निबंध लेखन में आपको क्या करना है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो मैं आपको 100 शब्दों में इंटरनेट पर निबंध बताता हूँ, इंटरनेट पे आप किस तरह से निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा है आर्टिकल, इंटरनेट पर 100 शब्दों में लिखा हुआ है, इसी को आप नोट कर लें अपनी बुक में। ठीक है, कि इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का आविष्कार है। किसी के भी द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त करने का आश्चर्यजनक सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी एक जगह पर रखे कंप्यूटर को भी किसी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़ दे जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कुछ सेकंडों में ही बड़ा या छोटा संदेश अथवा किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस यंत्र जैसे लैपटॉप, मोबाइल, पीसी पर भेज सकते हैं। इस तरह से आप ये 100 शब्दों का जो इंटरनेट पर निबंध है इसको आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, लर्निंग आउटकम H18। ठीक है, पाठ्य सामग्री दी गई संत शिरोमणि हरिदास एकांकी है बच्चों। ठीक है, गद्य खंड की एक विधा है एकांकी। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें कि इसमें आपको विराम चिन्हों के बारे में दिया गया है। तो दिए गए अनुच्छेद के वाक्यों में लगे विराम चिन्हों को बताएं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पूर्ण विराम हो जाएगा। फिर आपको कॉमा दिया गया, उसे अल्प विराम बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आपको ये विस्मयादि बोधक और इसको आप कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, और इन चिन्हों के बारे में नीचे आप लोगों को दिया गया है, तो इसको भी आप पढ़ लें, क्या उपयोग होता है, कैसे इनका उपयोग करते हैं और कहाँ इनको लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको अभ्यास क्रमांक 2 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको एक जगह क्या है चिन्हों का उपयोग करके फिर से रीराइट करना है, फिर से आपको लिखना है इसको। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर ये ऊपर वाला आपको दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक में ही चेंज करना है। मतलब ये 2 वाले इन्वर्टेड कोमा है ऊपर वाले, यही इनको उपयोग करना है। बाकी आपको पूरा का पूरा लिख देना है, सब में चिन्ह लगे हुए हैं, याद रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ कला को मैंने आधा ही लिखा है, बल्कि आपको पूरा ऐसे के ऐसा उतार देना, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभ्यास क्रमांक 3 में नीचे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इनका नाम लिखना है। तो ये जो है प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम और योजक चिन्ह जो है आपके हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 41 पर। 41 पेज नंबर पर आपको अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए अल्प विरामों का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो अल्प विराम का उपयोग कब किया जाता है मैं आपको बताऊं। अल्प विराम का उपयोग यहाँ आपको दिया गया है, तो यहाँ नहीं दिया गया अल्प विराम का, तो आपको दूसरे पेज पर दिया गया है, ये देखो। तो आपको लिख देना है अल्प विराम, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के बीच में आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कब करते हैं हम,
तो ये लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह का, आप यहाँ से यहाँ को नोट कर दें। प्रश्नवाचक वाक्यों और प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड दिया गया विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय सूचक चिन्ह को भी आप यहाँ लिख दें कि प्रायः घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मय चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है, अगला है कि दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह आप लगाएं। ठीक है, तो देखो आपको सामने दिए गए हैं उचित विराम चिन्ह, उन्हीं को आप लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है कि कम से कम उचित विराम चिन्ह का उपयोग करके आपको वर्षा ऋतु पर और आपका प्रिय खेल पर 5-5 वाक्य लिखने हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं वर्षा ऋतु पर और अपने प्रिय खेल पर, तो वहीं से आप इनको नोट कर लें। तो बच्चों वर्षा ऋतु पर 5 वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, देखो उचित चिन्हों का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, और चौथा आपका ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 वाक्य जो है वर्षा ऋतु पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ले चलते हैं आपको प्रिय खेल पर 5 वाक्य। प्रिय खेल पर 5 वाक्य आप इस प्रकार लिख सकते हैं। खेल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करते हैं। खेल मित्रता की भावना को विकसित करता है और खेल मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। खेलने से हमारा मस्तिष्क को शांति प्रदान होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट पेज है लर्निंग आउटकम्स H19। ठीक है, पाठ सामग्री दी गई है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पत्र के माध्यम से आपको बताया गया है। तो बच्चों बताइए सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों अंग तो आपको दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा अंग कहाँ लिखा जाता है। तो पत्र लेखन का पता और दिनांक कहाँ लिखी जाती हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में बाईं तरफ सबसे ऊपर जो है आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका कि संबोधन और अभिवादन कहाँ लिखते हैं। तो आपको बच्चों संबोधन और अभिवादन में लिखना है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में संबोधन अभिवादन विषय वस्तु के नीचे लिखते हैं। विषय वस्तु औपचारिक में तो पता के बाद लिखते हैं, पर अनौपचारिक में नहीं लिखा जाता है। अभिवादन और हस्ताक्षर औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्रों में बाईं तरफ सबसे नीचे। पत्र पाने वाले का पता तो उसको लिफाफे के ऊपर ही डालते हैं। ठीक है बच्चों, अभ्यास क्रमांक 2 में आपको बताना है कि अगर जिसको हम पत्र लिखेंगे तो वो कौन से प्रकार का पत्र है, औपचारिक के अनौपचारिक। तो माता पिता को लिखा हुआ पत्र अनौपचारिक होता है, प्रधानाध्यापक को औपचारिक, जिलाधीश महोदय को औपचारिक, सरपंच को औपचारिक, मित्र या भाई को अनौपचारिक और नगर पालिका अध्यक्ष को होता है आपका औपचारिक पत्र। ठीक है, इसके बाद आपको बताया कहा गया है आपसे कि आप बताइए अगर ये आपको मौसी जी को पत्र लिखना है अपने बड़े भाई की शादी में, तो किस माध्यम से उनको आप इनवाइट करेंगे। तो मैंने लिखा है बड़े भाई की विवाह अवसर पर मौसी जी को पत्र के माध्यम से इनवाइट करेंगे, सूचना देंगे, क्योंकि विशेष अवसर पर विशेष तरीका होना चाहिए और निमंत्रण का एक प्रारूप भी माना जा सकता है पत्र। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी अपन ने पेज नंबर कौन सा 43 कर लिया, 44 पर। तो प्यारे बच्चों 44 पेज नंबर पर आपको एक पत्र लिखना है, याद रखना, और अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देना अपनी बहन जी को। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ प्रारूप पर और उसी को आपको यहाँ नोट। तो देखो बच्चों आपको यहाँ एक काम यह करना है, बस क्या करना है कि यहाँ जो पूज्य पिताजी लिखा है तो आपको लिखना है प्रिय बहन, प्रिय बहन। ठीक है, प्रिय बहन लिखना है, सादर प्रणाम। ठीक है, या फिर सादर स्नेह, स्नेह भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे। कई दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई थी तो सोचा आपको अपना हाल सुना दूँ। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैंने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी शिक्षक मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब मैं अपनी अगली परीक्षाओं की तैयारी में लग गया हूँ और अपने सभी परीक्षाओं में प्रथम आने की कोशिश करूँगा। आप कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, प्रीतम की पढ़ाई कैसी चल रही है, हमें अपना पत्र भेजकर बताइएगा। आप लोगों को बहुत याद आती है। इस बार गर्मी की छुट्टी में जरूर आऊँगा, फिर हम सब घूमने के लिए कश्मीर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। माता जी को मेरा प्रणाम दीजिएगा, सभी घर वालों को मेरा प्यार। आपका पुत्र की जगह लिखना आपका भाई और अपना नाम लिख देना है। इस तरह से आप ये पत्र जो है कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मूल्यांकन नंबर 12 उसके बाद वाला जो पेज है, यहाँ पर आपको अभ्यास क्रमांक 5 में आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो सकता है सफलता का मंत्र। ठीक है, सफल लोग कौन होते हैं। तो सफल लोग वे होते हैं जो सोच समझ कर काम करते हैं बच्चों। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटे से छोटे काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए, हर काम को बराबर समझना चाहिए, तभी आप एक जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आया आपको पेज नंबर आखिरी है। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं बताई गई। तो बच्चों जिस वाक्य में कर्म हो वो है सकर्मक और जिस वाक्य में कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, वो है अकर्मक।
तो वह घर बनाता है, इसको आपको अकर्मक में बदलना है, तो वह बनाता है। ठीक है, यानी कर्म जो है हटा दिया गया। भूमि पत्र लिखती है तो भूमि लिखती है, प्रफुल्ल साइकिल चलाता है तो प्रफुल्ल चलाता है। अब नेक्स्ट में आपको सकर्मक बनाना है, यानी कि जोड़ना है आपको ऑब्जेक्ट। बच्चे गर्म पीते हैं तो बच्चे गर्म दूध पीते हैं। खुशी पढ़ रही है तो खुशी किताब पढ़ रही है। प्रमोद गाता है तो प्रमोद गीत गाता है। इस तरह से आपका ये हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश का लेकर आऊँगा। इंग्लिश का तो मैंने कंप्लीट करा दिया है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप अन्य वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। टेक केयर।